Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 20 ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया को आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों अभी हमने लास्ट क्लास में अपने पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम बात करने वाले कि कोविड 19 के जो इम्पैक्ट्स हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किस तरह से प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज सिर्फ यही टॉपिक पढ़े क्योंकि यही टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोविड 19 के आ जाने की वजह से, जैसे आपने देखा इंडिया में डेल्टा वेरिएंट आया था, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो ये जो वेरिएंट्स जितने भी आते हैं कोविड के, ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, हमें उसको एक एक करके पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी एक रिवीजन लगाना चाहूंगा, जिससे आपके ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर लिए हो। तो देखो, हमने पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो एचडीआई का मतलब होता है कि जब एक इंसान अपने पास अपने उन सभी चीजों पर पैसा खर्च करता है जिससे आपकी स्किल्स जो है वो इन्हांस हो सकती है, तो हर वो चीज आपके लिए क्या कहलाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाती है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उस इंडेक्स को हम क्या बोल देते हैं? एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोल देते हैं, जो किसके द्वारा कैलकुलेट किया था? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिलीज की जाती है। 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 131 आई है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, 131वीं रैंक हमारी इंडिया की 2021 के अंदर आई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कोविड 19 का क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज पर द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट है। अगर हम ये देखें तो पहले के मुकाबले हमारा जो 2020 की रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमारा एचडीआई क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। ये तो आपको भी पता था, अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर कई सारे लोगों की रोजगार चला गया। अब रोजगार जाने से उनके घर में पैसों की तंगी है, जिसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़ा। बच्चों को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाए। अरे भाई, मोबाइल लैपटॉप तो छोड़ दो, बच्चों के पास खाने के लिए खाना नहीं बचा क्योंकि घरों के अंदर जॉब जा चुकी थी। उस केस में इंसान क्या कर सकता था, ये आप सोच सकते हो। मतलब हो सकता है आपके पास भी कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आए तो आप समझ सकते हो कि ऑब्वियस ही बात है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो हमारा डिक्लाइन होगा ही होगा। ठीक है, कोविड 19 के उस पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड 19 की इस पेंडेमिक ने कहीं ना कहीं कई चीजों पर हिट किया। जैसे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया, इतना कोलैप्स हो गया कि कोविड के चलते आपको किसी भी चीज का ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। दूसरा, हमारा एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स हो गया। एजुकेशन आप देख लो, 3 साल हो गए हैं, स्कूल का कोई अता पता नहीं है। बच्चों को तो पता भी नहीं स्कूल होता क्या है। छोटे छोटे बच्चे वो पूछते हैं कि स्कूल क्या होता है, कैसा दिखता है, मैडम क्या कराती है, क्या नहीं कराती, उन्हें कुछ नहीं पता एजुकेशन के बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और तीसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा इनकम के ऊपर। मतलब ये 3 बेसिक तो बहुत सारे फैक्टर्स पर इंपैक्ट पड़ा, बट मेजरली जो फैक्टर पर जो इफेक्ट पड़ा वो 3 सेक्टर्स पे पड़ा, जिसमें आपका हेल्थ आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा और आपकी इनकम आ जाएगी। तो यूएनडीपी ने क्या बोला, कुछ चीजों पर कॉमेंट किया। हम पढ़ते हैं वो क्या क्या चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने कहा, with school closure, the effective out of school rate, the percentage of the primary school age children adjust to reflect विदाउट इंटरनेट एक्सेस। मतलब वो ये कह रहा है कि जब से हमने देखा कोविड 19 के चलते जो स्कूल्स वगैरह है उनको क्लोज कर दिया गया है, लेकिन स्कूल को क्लोज करने की वजह से जो बच्चों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो डिक्रीज हो गया। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब होता है कि जैसे कई सारे स्कूल्स हैं वो बंद रहते हैं, तो लोगों ने सोचा बच्चों की फीस देने से बेहतर उनका नाम कटवा दो, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है। तो नाम कटवा के गली मोहल्ले में कहीं ट्यूशन लगवा देते हैं, वो थोड़े बहुत बच्चे पढ़ते रहेंगे, बाकी स्कूल ले आना बेकार है, क्योंकि बेकार में क्यों फीस देंगे। और ये अराउंड हुआ था 60% बच्चों के साथ। 60% चिल्ड्रन को आज तक जो है, मतलब इस कोविड पेंडेमिक में कोई एजुकेशन नहीं मिली और ना ही कोई एक्सेस मिल पाए, जिसके चलते उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो रिड्यूस हो गया। मतलब आप ऐसे समझो कि 100 बच्चों में से 60 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोविड 19 पेंडेमिक के चलते अपनी पढ़ाइयों को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास या तो पैसे नहीं थे, पैसे थे तो प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाए। मतलब बहुत सारे रीजंस हो गए जिनके चलते उनको अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। इवन आज भी यही सिचुएशन चल रही है। पता नहीं कब कोविड का पूरा क्राइसिस जाएगा और कब हम अपने नॉर्मल लाइफ को जी पाएंगे, कब स्कूल्स खोलेंगे, कब कॉलेजेस खोलेंगे, तो बच्चे अपने जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको डेवलप कर पाएंगे, कॉग्निटिव डोमेन को डेवलप कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज ऑनलाइन नहीं हो सकती है, ऑनलाइन एक लिमिट तक चीजें हो सकती है। मैं खुद भी ये बात मानता हूँ कि ऑनलाइन एक लिमिट तक हो सकती है। जब तक बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज नहीं करेगा, अपने फिजिकल वर्क्स नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। एक मोबाइल की स्क्रीन पर रहकर एक बड़ा बच्चा तो पढ़ सकते हैं जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन जो बच्चा है जो 5th या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 1st या 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो मोबाइल के सामने नहीं पढ़ सकता, क्योंकि
इनको इमिटेशन चाहिए होती है, पी रिव्यू चाहिए होता है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए जिससे उनकी कॉग्निटिव डोमेन्स खुलती हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर खराब होती है हमें यहाँ पर नजर है। ये मैं नहीं बोला, ये यूएनडीपी की रिपोर्ट बोलती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट बोलती है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा है इन एजुकेशन with schools closed and stark divided in access to online learning, the estimate shows 86% of the children in primary education are now effectively out of school in countries with low human development compared with just 20% in countries with very human development। अभी क्या लिखा है, मैं पूरी लाइन को ना एक ट्रक्स के रूप में आपको बताता हूँ। ये पूरी लाइन ये बोलता है कि जब से हमारे यहाँ पर स्कूल्स बंद हुए तब से हमने ये देखा कि 100% में से सिर्फ 86% बच्चे जो हैं वही अपने पास ऑनलाइन क्लास अपनी ले पा रहे हैं। मतलब 14% बच्चे जो ऑनलाइन क्लास बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास या तो मोबाइल नहीं है, और अगर मोबाइल है तो इंटरनेट नहीं है, और इंटरनेट है तो पैसे नहीं है। मतलब बहुत सारे रीजन है। अच्छा, इन 86% बच्चों के अंदर भी अगर हम बात करें तो बहुत से बच्चे जो सिर्फ क्लासेस को अटेंड तो कर रहे हैं बट उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप मेरी बात को बिल्कुल समझ चुके होंगे हमारा एजुकेशन सेक्टर कितना ज्यादा डिक्लाइन हो गया इस कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर। ठीक है, आगे लिखा है implementing equity focus approach would be affordable, for instance closing the gap of access internet for low middle income countries is estimated to cut off 1% of the extraordinary fiscal support package in the world is so far till June 2020 commit the response of the pandemic। कई सारी सरकारों ने फोकस किया कि किस तरह से हम इंटरनेट का जो गैप है, इंटरनेट की जो सर्विसेज है वो गांव-गांव कस्बों तक पहुंचाए और इस गैप को हम फिल कर पाए कि जो बच्चा अपने पास इंटरनेट की सुविधा के चलते, इंटरनेट सुविधा ना होने के चलते अपनी क्लास ना ले पाए, ऐसा एक बच्चा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों मुझे ना, अब मैं अपना पर्सनल जजमेंट आपको दे रहा हूँ। जैसे होता है ना कि आप बीइंग आईएएस ऑफिसर अगर हो जाओ तो आप क्या अपनी राय दोगे, किस तरह से आप इस सिचुएशन को टैकल करोगे। अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं तो ये बोलता कि भाई देखो ऐसा है कि नो डाउट स्कूल बंद रहेंगे और हमारी मजबूरी भी कि हम स्कूल को बंद करें, लेकिन होना क्या चाहिए, अगर आप अपने पास थिएटर खुलवा सकते हो, आप शॉपिंग मॉल खुलवा सकते हो, दुकानें खुलवा सकते हो, तो हफ्ते में 2 दिन स्कूल क्यों नहीं खुलवा सकते। मैं हफ्ते के 7 दिन नहीं बोला, खुलना तो पूरे 7 दिन चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन भी खुलवाओ ताकि बच्चा जो है वो पढ़ाई से दूर ना जाए, उसको लगे कि यहाँ हमारे ऊपर एक डंडा मारने वाला एक इंसान है और हमें पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट अपनी जब चुनाव आते हैं तो उन चुनावों के अंदर प्रचार के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देता है हफ्ते 10 दिन के लिए, करोड़ों रुपए सिर्फ हफ्ते 10 दिन के लिए। क्या सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एक लैपटॉप या फिर एक अपने पास टैबलेट भी दे दे, और अच्छी कंपनी का, ऐसा नहीं कि सरकारी पैसे तो कुछ भी दे दो, एक अच्छी कंपनी का, क्या 10,000 रुपए का क्या आप उनको टैबलेट नहीं दे सकते, क्या 20-20 25-25 साल के एक बच्चे को लैपटॉप नहीं दे सकते। कितने बच्चे होंगे सोच के देखो आपके गांव कस्बे में, क्या आपके पास इतना इनडायरेक्ट टैक्स आता है। भाई इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं जीएसटी की बात करूं, 1-1 लाख करोड़ रुपए आते हैं एक महीने के अंदर, जीएसटी की कलेक्शन है। क्या सरकार इस कलेक्शन का 1% पार्ट भी एजुकेशन में नहीं खर्च कर सकती। सोच के दो, मैं कहता हूँ 1 लाख करोड़ का अगर मैं कहता हूँ 10% भी निकाल दो, 10,000 करोड़ रुपए अगर एक बार आप उसके लैपटॉप बना के बेच दोगे, बेच मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बच्चों को, तो सोचो कितना भला होगा। आपको वो 10,000 करोड़ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए खर्चा है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि अब यही चुनाव होंगे तो 10,000 करोड़ नहीं बल्कि 1 लाख करोड़ पूरा बहा दोगे पानी की तरह सिर्फ अपनी चुनावी रैली में 500 रुपए की भीड़ के लिए। लेकिन आपसे बच्चे नहीं देखे जा रहे, बच्चे तरस रहे हैं आज की डेट में मोबाइल फोन लेने के लिए, बच्चे तरस रहे हैं अपने पास लैपटॉप लेने के लिए कि आज उनके पास लैपटॉप या मोबाइल फोन होता तो आज भी इंटरनेट अगर 1500 रुपए का प्लान भी लेते तो अपनी क्लासेस ले पाते, लेकिन वो नहीं ले पा रहे। ये कहना बहुत आसान है कि लैपटॉप या फोन जैसी चीज आज की डेट में तो बड़ी कॉमन है, हर घर में होती है, आपके लिए कॉमन है सर, लेकिन उस गांव के उस बंदे से पूछो जिसके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, क्या वो लैपटॉप जुगाड़ेगा या अपनी रोटी की तलाश करेगा। सोच के देखो, क्या आज के में हमारी पढ़ाई चुनावी रैली में बिक गई है पूरी तरह। क्या हमारे पास चुनाव के लिए पैसे होते हैं लेकिन अपने पास एक बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। ऐसी सरकार का क्या फायदा जहां पर वो अपने यूथ को बिगड़ते हुए छोड़ रही है। क्या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि अगर हम एक बच्चे पे 20,000 रुपए खर्च भी कर देंगे तो क्या हुआ, यही बच्चा कल को हमारे देश के लिए कुछ कमा के देगा, कल को यही बच्चा हमें इनकम टैक्स वसूल करके देगा और हमारी कमाई के योगदान बनेगा। अगर आज हम इसका साथ दे दें, कितना होगा यार खर्चा। अगर आप 1 लाख करोड़ में कहते हो पूरा खर्च हो जाएगा तो एक महीने के तो जीएसटी का कलेक्शन गया, बाकी महीने कमा लो यार, 11 महीने, एक महीने बांट दो बच्चों के नाम। लेकिन नहीं, सरकार को सिर्फ पैसा नजर आता है और सरकार जो स्कीम्स बनाती है, भाई मुझे तो लगता है सरकार की स्कीम सिर्फ पेपर पे ही होती है या सिर्फ अमीर ज्यादा ही उस स्कीम को ले पाते हैं, गरीब तक तो वो स्कीम पहुंच ही नहीं पाती। ये आज मैं आपको तो अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जो मुझे ऐसा फील होता है। आई डोंट नो मैं गलत हूँ या सही हूँ, बट जहां तक मुझे लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, देखो कोई भी इंसान अपने आप में 100% करेक्ट नहीं होता, इवन मैं भी 100% करेक्ट नहीं होता, बट मैं अपने व्यूज दे रहा हूँ कि अगर सरकार उन दिनों पेंडेमिक के अंदर
ये कर देती तो कितना अच्छा होता है। सरकार चुनावी रैली में अपने पास पर्ची बंटवाती है, घर घर जाके हाथ जोड़ती है। मैं कहता हूँ कोविड-19 में कि आपने घर घर जाके एक सैनिटाइजर की बोतल भी बांटी, कि आपने घर घर जाके पर व्यक्ति के हिसाब से एक एक मास्क दिया उन्हें, क्या उनको जाके एक बार आपने उनको बोला कि बहन जी आप टेंशन मत लो, आपके घर में अगर आपकी जॉब छूट गई तो कोई बात नहीं, हम अपना एक बेस कैंप लगा रहे हैं जहां पर आपको खाना पीना मिलेगा और आप प्लीज वहां से ले लेना, भीड़ में लगने की कोई जरूरत नहीं, बेस कैंप हर गली के अंदर एक एक हम लगा देंगे जिससे आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्या आपके मोहल्ले के विधायक ने आके एक बार भी हाथ जोड़े आपके आगे और आपको सांत्वना दी कि हम आपके साथ, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो? कोई साथ नहीं आया। लेकिन यही जब चुनाव आता है तो गली के एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये एक एक घर में जाके आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बाकायदा आपको पोस्टर देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन जब उन वादों को निभाने का समय आया था कोविड-19 के पैंडेमिक में, तो एक भी जन हमारे साथ नहीं खड़ा था, जो बहुत एक शर्म की बात है कि आप लैपटॉप छोड़ो, एक मास्क तक आपसे नहीं बांटा गया, एक मास्क तक। ऊपर से मास्क उतारने पर आप चालान काट रहे हो, लेकिन ये नहीं कि चालान ना काट कर बल्कि उसको मास्क प्रोवाइड करा दिया है। चालान काट दो 100 रुपए का और 10 रुपए का उसको मास्क दे दो, एटलीस्ट उसके पास मास्क तो आएगा। लेकिन नहीं, हमें तो उसमें भी कमाई करनी है, सिर्फ चालान काटेंगे, बाद में वो बंदा फिर मास्क बाहर से लेकर आएगा या जो भी करेगा। मतलब बहुत सारे लूपहोल्स हैं यार। सरकार पता नहीं क्यों इन चीजों के बारे में सोचती नहीं, जो चीजें हम सोच रहे हैं। सोच के देखो, एक मेरे ऐसा कॉमन इंसान ये चीज सोच पा रहा है, सो सरकार में बैठे हुए एक्सपर्ट्स ये लोग क्यों नहीं सोच पा रहे? या हो सकता है एक्सपर्ट लोग सोच तो लेते हो लेकिन सरकार उन चीजों पर ध्यान ना देती हो। सरकार कहते हो अपने काम से काम रखो, हमें जो करना हो हम कर लेंगे। मुझे तो ऐसे ही लगता है। पर सरकार को ऐसा करना चाहिए यार। सरकार को हमने बनाया, सरकार को टैक्स हम दे रहे हैं, तो भाई हमारी एक्सपेक्टेशन सरकार से ही होगी ना, भगवान से तो नहीं होगी ना। हम भगवान को थोड़ी टैक्स देते हैं भाई, सरकार को देते हैं, सरकार से एक्सपेक्टेशन रखेंगे। भगवान को जो करना है वो करेगा, ये हमारा उनके साथ डील है वो अलग चीज है। बट सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारी चीजें करना। और आप देख लो, अभी मैंने बताया कुछ टाइम पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की पूरी रिपोर्ट पढ़ी, और उस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। हमारी वैल्यू कुछ है नहीं का मतलब ये हुआ कि हमारी हालत इतनी गर्त में जा चुकी है, आप विश्वास मानो कि अगर हम अपनी जनता को एम्प्लॉयमेंट देने की सोचेंगे ना, तो सोचने सोचने में 10 साल लग जाएंगे। मतलब हम इतना पीछे चले गए। हमारा यहाँ रोजगार नहीं है भाई साहब आज की डेट में। हर साल बच्चे जो है निकल रहे हैं पास आउट होकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं? क्योंकि इंडस्ट्रीज ही नहीं है, इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हो पा रही है। खुलती है थोड़े दिन के लिए, फिर कोविड का कोई नया वेरिएंट आता है, फिर लॉकडाउन लग जाता है। मतलब बहुत ज्यादा इस टाइम हालत जो है हमारी खराब हो रखी है। मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, फिलहाल अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो हालत बहुत ज्यादा सीवियर है। आपने देखा ही कैसे सेकंड वेव के अंदर इंडिया ने अपने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया सेकंड वेव में। जहां बुराई है वहां इंडिया तो तुरंत आ जाती है, और जहां अच्छाई की बात हो तो इंडिया दूर दूर तक नजर नहीं आती है। चलो कोई बात नहीं। अगर आप, अच्छा मैं आपसे भी पूछता हूँ क्वेश्चन, आप मुझे ना कमेंट में बताना कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर होते और अभी कोविड पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही होती, आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर रिफॉर्म किस तरह से लेकर आते हैं? ठीक है, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आप क्या करते हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे देना, ठीक है। मेरी वाली बातें मत बोलना, हाँ मेरी बात में कुछ ऐड करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपना पर्सपेक्टिव कुछ रखना, ठीक है, जिससे आपके अंदर की जजमेंटल प्रोसेस मुझे पता चल पाए। चलिए, इसका क्या है, अदर सिग्निफिकेंट इफेक्ट विल बी ऑन जेंडर इक्वालिटी। और जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? क्योंकि हमने कोविड-19 में ऐसा समझा कि काश अगर ये लड़का होता तो ये हमें कमा के देता, काश अगर ये लड़का होता तो हम इसकी शादी करते और दहेज का पैसा करके अपनी घर गृहस्थी चलाते। ऐसे लोगों की सोच हो गई थी। और इसी वजह से यहाँ पर जो वुमेन और गर्ल्स और मेंस के बीच में जो है गैप आना यहाँ पर शुरू हो गया, और जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी होने लगी। और आप जानते हो, आप देखो कभी भी जैसे कोई मान लो मैं बात करता हूँ लेबर की, तो लेबर में एक लेबर काम कर रहा हो, एक मेल मेंबर काम कर रहा हो, तो उसकी दिहाड़ी होगी 500 रुपए, और यही फीमेल करी हो तो दिहाड़ी होगी 250 रुपए या 300 रुपए। क्यों भाई? वो भी तो दिन भर में उतना ही टाइम दे रही है जितना मेल दे रहा है, सिर्फ वो फीमेल इस बात के लिए उसे कम दे रहा है, और अपने आप ही धारणा बना रही हो कि तो वो कम काम करेगी। भाई वो प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम उनको अनपेड सर्विसेज देते हैं, मतलब उनको प्रॉपर सर्विसेज या प्रॉपर पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। और हमेशा जेंडर बाइजनेस की हमेशा बात करते रहते हैं। द ड्रॉप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू मच हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी जो डेवलपिंग के प्रोसेस में, जैसे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इन कंट्रियों के अंदर ये जो गैप है ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। डेवलप्ड कंट्री में गैप देखने को मिलता है बट कम देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर ये गैप ज्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये वाला आपको पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यूएन फ्रेमवर्क एंड ऑन कोविड-19 कि यूनाइटेड नेशन ने कौन कौन से फ्रेमवर्क बनाए थे कोविड-19 को लेकर। देखो, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर इमीडिएट सोशल इकोनॉमिक रिस्पांस कोविड-19 क्राइसिस, ये सेटअप किया गया था। इसमें ही कहा गया था कि देखो हमें पहली बात तो जेंडर इक्वालिटी पर काम करना है,
हमें गुड गवर्नेंस पे काम करना है और हमें एक बेसलाइन सेट करनी है कि उस बेसलाइन के ऊपर में ही रहकर हम अपने पास काम करेंगे। देखो जेंडर इक्वलिटी की बात इसलिए क्योंकि मैन और वुमेन में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाने लगा था। गुड गवर्नेंस की बात इसलिए की जाने लगी क्योंकि सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन ही बताते हैं कि आप कोविड-19 की सिचुएशन को कैसे डील करोगे, तो वो गुड गवर्नेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो यूएस फ्रेमवर्क यानी यूनाइटेड नेशन ने जो अपना फ्रेमवर्क दिया था उनमें हम उन्होंने 5 बातें बोली थी। देखो बात नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्रोटेक्टिंग हेल्थ सिस्टम एंड सर्विसेज। उन्होंने साफ साफ कहा था अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कोविड-19 की जो क्राइसिस है आप उसको आसानी से टैकल कर लोगे, आसानी से झेल जाओगे। और आप समझ गए होगे कि हमारे भारत ने कितने अच्छे तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज को परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किया? हॉस्पिटल कोलैप्स हो गए। कोलैप्स का मतलब है कि आप अगर जा रहे हो वहां पे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, कह दिया जाएगा बेड फुल चल रहे हैं। ये हालत थी हमारी। दूसरा, यूएनडीपी ने क्या बोला? रैंपिंग अप सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन को हमें रैंप अप करना है। सोशल प्रोटेक्शन का यहाँ पर मतलब है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी है कि किस तरह से वो अपने आप को प्रिवेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आपने देखा नहीं कि जब आप फोन कॉल करते थे तो वो बोलता था कि आपको 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस तरह से जो कैंपेन वगैरह चलाए गए थे लोगों के अंदर अवेयरनेस करने के, ये कैंपेन किसके द्वारा बोले गए थे? यूएनडीपी के द्वारा बोले थे कि लोगों के अंदर इस टाइप के कैंपेन और इस तरह से धारणा पैदा कर दो कि दूरी, डिस्टेंस मेजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, प्रोटेक्टिंग जॉब, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर। और देखो हमारे यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं वर्कर जो कि फॉर्मल सेक्टर में होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर होता है जहां पर आपको बकायदा पूरा सोशल सिक्योरिटीज के बेनिफिट मिलते हैं, लाइक पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया, इन सब के। और जहां पर इनके बेनिफिट नहीं मिलते वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल सेक्टर। तो हमने देखा फॉर्मल सेक्टर तो इसमें नेगेटिव हुआ ही हुआ, बट इनफॉर्मल सेक्टर जो डेली वेज वर्कर है, जो बंधुआ मजदूर है, दिहाड़ी वर्कर है, उस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए ज्यादा मिला। तो यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा ये बोला है कि आपके यहाँ पे जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर है ना, आप उनके लिए प्लान्स बनाओ। इवन गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक प्लान भी बनाया था कि जैसे हम इनको जॉब्स प्रोवाइड करवाएंगे, हम इनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी देंगे, कई सारी चीजें गवर्नमेंट ने बोली थी। आई डोंट नो वो कितनी सही है कितनी गलत है या उसको फायदा किस चीज का मिला, बट हाँ गवर्नमेंट ने भी ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पर चलाया था और ये यूएनडीपी के बनाए हुए फ्रेमवर्क को ही हमने आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की थी। इसके बाद है चौथा, मेकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी वर्क फॉर एवरीवन। यानी आप अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से फ्रेम करो कि उसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को भी मिले, मतलब इकोनॉमी के हर सेक्शन को मिले, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, हर किसी को उसका एक्सेस मिलना चाहिए। पांचवा, प्रमोटिंग पीस, गुड गवर्नेंस एंड ट्रस्ट टू बिल्ड सोशल रिकॉग्निशन। क्या मतलब है इसका? कि आपको अपनी सोसाइटी में पीस बना के चलना है, मतलब आपको शांति बनाए रखनी है, गुड गवर्नेंस करनी है, मतलब अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनानी है, और लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना है कि ये जो सरकार है वो उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। ठीक है। और यूएनडीपी ने ये बात बोली थी अगर आप इस तरह के काम करोगे तो आपकी इकोनॉमी के अंदर जो ये पेंडेमिक है इसको झेलने की ताकत आपके पास आ जाएगी। ठीक है। ये सारे फ्रेमवर्क है और आपने देख लिया कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक जो हुआ था वो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा था और कितना खराब था। तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। कोविड-19 की पेंडेमिक से कई सारी चीजें हमारी उल्टा खराब और हो गई हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी जो चीजें वो समझ में आ गई होंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जो आज का टारगेट मैंने आपको बताया था कि आज हम कोविड-19 के जो इम्पैक्ट्स पड़े ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे वो पूरा पूरा समझ रहा है। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया प्लीज आप मुझे कमेंट में अपने व्यूज जरूर देना। ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।